कि आप भी लगातार मॉक दे रहे हो लेकिन नंबर वहीं के वहीं है, कभी तो 90 आ जा रहे, कभी 70 और कभी 50। तो रुक जाइए, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की कहानी है कि मैंने कैसे 51 से शुरुआत किया और फिर 95 प्लस तक पहुंची। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वो सारे सवाल लेने वाली हूँ जो हर सीरियस स्टूडेंट के दिमाग में बार बार आते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन नंबर बार बार घट बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल बार बार मेरे से पूछा जाता है कि क्या हम 40% सिलेबस खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सही है या फिर जो कंपनी वाला जो मॉक टेस्ट है, दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए। अगला सवाल होगा कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी है या फिर सब्जेक्ट वाइज क्विज भी जरूरी है, और मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, कौन से सब्जेक्ट से आपको शुरू करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए मॉक टेस्ट में, एग्जाम का कितना महीना बचा हो तो आप शुरुआत करो, किस तरह से करो, और सबसे ज़रूरी जो होता है वो मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें ताकि अगली बार आप वही गलती ना करो। हर कोई बोलता है कि मॉक टेस्ट दे रहे हो आप एनालाइज करो, लेकिन कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवाल को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, और मैं दावा कर सकती हूँ जैसे मैं 51 से 95 प्लस तक पहुँची, वैसे ही अगर 10 लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो उनका मॉक टेस्ट में जो स्कोर है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। एंड फिर जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम 1 अक्टूबर से एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर वाइज क्विजेज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ आपको डेली 2 चैप्टर का टारगेट दिया जाएगा, फिर उसकी क्विजेज होंगी। और सबसे खास बात, हमने 2 बार एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है, हम वापस तीसरी बार एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। एंड फिर 700 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ पर रिव्यू देख सकते हो। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि वेरिएशन आता क्यों है, कभी आपका स्कोर घट रहा है, कभी आपका बढ़ रहा है। अभी क्या होता है आपके साथ, एक दिन 80 ले आते हो, आप खुश हो जाते हो, फिर अगले दिन 45 आ जाता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। मतलब ये कि जब भी आसान पेपर होते हैं आप 90 प्लस मार्क्स ला रहे हो, थोड़ा सा टफ आया आपका स्कोर गिर जाता है। तो इस चीज़ से आपको कैसे निकलना है, इस चीज़ को हम एक चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आप अच्छा स्कोर करते हो, और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो तो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा आपका मार्क्स घट जाता है। कई लोग बिना पढ़े लिखे शुरुआत कर देते हैं कि भाई मॉक टेस्ट लगाओ इम्प्रूवमेंट होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका जो है वो नंबर बढ़ते चला जाएगा। भाई अगर आप सही तरीके से नहीं लगा रहे हो, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहाँ गलती हुआ है, भाई कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कहाँ पे आप बार बार गलत कर रहे हो, उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ लो, उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। समझ रहे हो। अपने यहाँ तक इस चीज़ को भी नोटिस करना है कि किस सवाल में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस तरह का फॉर्मेट है क्वेश्चन का, कथन कारण वाला है, मतलब किस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, उसको आप अच्छे से टिक करने पे। जैसे होता है ना नेगेटिव क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो कि एनालाइज करके कि भाई हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो हम नहीं पे ध्यान नहीं देते क्वेश्चन में कि ये नेगेटिव में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप नोटिस करो, इन सारी चीज़ों पे जब आप ध्यान दोगे, तब जाके आपका स्कोर कहीं ना कहीं इंप्रूव होता नजर आएगा। आपको मॉक से सीखना है, आप नंबर मत देखो कि यार मेरे को तो 90 प्लस आ गए, आज हम बहुत खुश हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है या फिर हमने कंपनी का जो मॉक टेस्ट है उसको लगाया है, हमने जिसका बैच लिया है उनका मॉक टेस्ट लगाया है, ये भी डिपेंड करता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि कितना % हम सिलेबस पूरा कर ले उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, क्योंकि आपने हर किसी से सुना होगा कि स्टार्टिंग से ही आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप डिमोटिवेट होगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 40% सिलेबस कवर करना है। 20 से 30% सिलेबस में देना बेकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस दे रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप चेक कर लो, लेकिन मॉक टेस्ट जब तक आपका एटलीस्ट 40% सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है तो आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। और मैं यहाँ के आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये चीज़ मैंने अपने साथ करी है, अपने जर्नी में मैंने करी है, मैंने कैसे किया है ये मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। जब आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है तो आप गलती पकड़ ही नहीं पाओगे कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जैसा मैंने बोला आपको 40% सिलेबस को कंप्लीट करना है, तब जाके आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट और कोचिंग के मॉक टेस्ट में फ़र्क क्या है। एक्चुअली मैंने पीछे भी बताया है कि क्या फ़र्क है, कैसे नंबर में वेरिएशन आ जाता है जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हो, जब आप कोचिंग वाला लगाते हो। तो सुनिए, ये वाला पॉइंट ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको क्या करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन जो कंपनी वाला है या फिर जो आपका कोचिंग का है, पब्लिकेशन वाला है, ये क्या करता है ना, आपको एग्ज़ाम रेडी बनाएगा भाई कि अगर मॉडरेट क्वेश्चन आता है, अगर हार्ड क्वेश्चन आता है
तो इस तरह का आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है, आप अक्सर नोटिस करोगे कि भाई ये सवाल तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, स्कोर बहुत अच्छा आएगा और लगेगा कि भाई तैयारी तो फुल हो गई है। लेकिन जब आप कोचिंग का लगाते हो, जब आप पब्लिकेशन का लगाते हो जिसमें नए पैटर्न होते हैं, नया शब्द होते हैं, घुमा के पूछे गए सवाल होते हैं, तभी आप सीखते हो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है और किस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप हफ्ते में डिवाइड कर लो कि आपको 2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाना है मॉक टेस्ट, मतलब सेट, और जो है वो फिर कोचिंग का हो या फिर जो भी हो, अगर आपने कहीं से परचेस करा है कुछ भी हो तो आप उसको लगा लो। लेकिन आपको लगाना दोनों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना तो बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर को आपको देखना ही है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। यह है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें दिए गए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के अनुसार तैयार किए गए हैं। यहाँ आपको वही सवाल मिलेंगे जो बिहार में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नों से सीधे जुड़े हुए हैं। हर प्रैक्टिस सेट को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और उसके लेवल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, यानी बिल्कुल सटीक और टारगेटेड रहेंगी आपकी तैयारी। तो ये किताब आपको सभी लेवल में मिल जाएंगे, जैसे PRT का भी मिल जाएगा, 6 to 8 का भी मिल जाएगा, सोशल साइंस है उनको भी, साइंस है उनको भी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि हर प्रैक्टिस सेट के बाद डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो आप वहाँ से उनका हल समझ सकते हो। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट इतने सटीक बनाए गए हैं कि अगर आप इन्हें लगाते हो तो आने वाली परीक्षाओं में, जैसे TRE 4 हो गया, TRE 5 भी आने वाला है, तो आप आसानी से 80% तक अंक हासिल कर सकते हो। अगर आप TRE 4 को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस एकदम सही दिशा में हो, तो ये आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। ये बुक आपके लिए बेस्ट साबित होगी। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही इस बुक की जो सैम्पल PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मॉक वर्सेस क्विज, हमें मॉक लगाना चाहिए या फिर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्विज लगाना चाहिए। अगर आप क्विज लगाना चाहते हो वो आपको कहाँ से लगाना है, आप मॉक लगाना चाहते हो वो आपको कहाँ से लगाना है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप वीडियो को पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम क्विज की बात कर लेना, तो क्विज क्या करता है, एक ही टॉपिक में आपकी पकड़ को मजबूत करता है। जैसे मान लो आपने नदी तंत्र पढ़ा है, ठीक है, नदी तंत्र, तो उसी से आप 25 सवाल देख रहे हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग घुमा के फिरा के, मतलब जिस भी तरह से है। तो क्विज में आप एक ही टॉपिक से बहुत सारे सवाल को कर रहे हो, जितने सवाल बन सकते हो उतने सवाल को कर सकते हो। तो अगर आप क्विज करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे अभी NCERT, पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस देती हूँ। अब देखो, मॉक का समझ ले कि मॉक क्या करता है, वो आपको पूरे पेपर के माहौल में ढालता है कि भाई अगर पेपर है तो उसके अनुसार आप 2.5 घंटे बैठना है, किस तरह से क्या कुछ करना है, कितने देर में कौन से सेक्शन को कंप्लीट करना है, टाइम प्रेशर हो गया, माइंड गेम हो गया, चुक्स, मतलब सब कुछ आपको बताता है कि किस तरह से करना है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है, क्विज दो, फिर जो है वो जब आपका वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 40% खत्म हो जाए, फिर आप मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ो। फिर आप खुद को चेक करोगे क्या कुछ सही चल रहा है, हम सही दिशा में जा भी रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। अगर बात करें कि मैंने कैसे 51 से 95, है ना, इसी के लिए वीडियो देख रहे हो ना लास्ट तक, चलो बात करते हैं इस पर। आपने थोड़ा मेहनत करना है, एक कॉपी बनाओ। आपको हर मॉक टेस्ट देने के बाद 3 चीज़ आपको कॉपी में नोट करनी है। क्या क्या, टाइम टेकन पर सेक्शन, दूसरा सिली मिस्टेक जो मुझे आते थे लेकिन मैं कर नहीं पाई, इसको भी आपको नोट करना है कि कहाँ पे मेरे से ये गलती हुई। तीसरे की बात करें, कॉन्सेप्चुअल एरर, ये 3 चीज़ आपको नोट करना है कॉपी में। और हर बार जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो वो गलती मैंने देखी, फिर वो गलती दोबारा रिपीट नहीं हुई और हर बार स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, 51 से 61, 72, 84 और आखिरी में 95+। और फ्रेंड्स, ये कोई चमत्कार नहीं है, बस मॉक टेस्ट को सीरियस लेने का तरीका बदल लो, सब अपने आप हो जाएगा। आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से अपना स्कोर जो है वो बढ़ाया है, स्कोर में इम्प्रूवमेंट लाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी रोज़ मेहनत कर रहे हो लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए दिक्कत आपकी मेहनत में बिल्कुल नहीं है, दिक्कत उस दिशा में है जिस दिशा में आप दौड़ रहे हो। आप आज से आप मॉक टेस्ट को सिर्फ मॉक मत समझो, इसे आप अपना टीचर मानो और अपना मिरर समझो कि हाँ, मैंने गलती करी और ये मेरे को बता रहा है कि मेरे से कहाँ पर गलती हुई है, मेरे को बस ठीक से इसको समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए आपका मॉक टेस्ट स्कोर इस वक्त कितना है और अब आप कौन सी गलती छोड़ने जा रहे हो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल रही हैं तो आप अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना जो हार मान चुका हो लेकिन अभी जीतना बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।